गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक अलग कॉपी लेकर के आए हैं आज आप? ओके, वेरी नाइस। आज कोई ऐसा है जो कल नहीं था क्लास में? एनीबडी? ओके, कल का वीडियो देख लेना बेटा, है ना। कुछ बेसिक बातें हमने की थी, पढ़ना तो स्टार्ट नहीं किया था, बट पढ़ा कैसे जाएगा इस बारे में डिस्कशन किया था। तो इट इज एडवाइजेबल कि वो वीडियो आप जरूर देख लें एक बार। ऑलराइट, सो हियर आई गो नाउ। हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज से द कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट के नाम से ही पता चलता है कि ये जो एक्ट है ये ईयर 2013 में बना था। बहुत मुश्किलों से बना था, ये लंबा इतिहास है इसका। तो व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर सीए फाइनल एज अ स्टूडेंट इन ईयर 1998, तो मैं गया मार्केट में कि भाई साहब जरा एक बेयर एक्ट दे देना। बेयर एक्ट समझते हो आप? बेयर, वैसे बेयर का हिंदी मीनिंग देखने जाओगे तो नंगा आता है उसका मतलब। बेयर एक्ट मतलब जैसा गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था डिट्टो वैसा का वैसा। ना उसको सिंप्लीफाई करा, ना उसमें कोई एग्जाम्पल्स ऐड करे, ना कोई केस लॉज ऐड करे, ना कोई कमेंट्री ऐड करी, ना एक्सप्लेन करा। जैसा था वैसा का वैसा। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है बेयर एक्ट की। तो एज ए स्टूडेंट आई यूज टू स्टडी फ्रॉम बेयर एक्ट ओनली। ना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, ना कोई नोट्स। बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती बहुत टफ है, लेकिन उसको पढ़ो तो फिर बड़ा मजा आता है। तो आई वेंट टू द बुक शॉप, मैंने बोला भाई साहब जरा बेयर एक्ट देना। कंपनीज एक्ट 2013 तो था नहीं, 1998 में कैसे होगा? तब था कंपनीज एक्ट 1956। अरे बोले नहीं आप मत लो, क्योंकि एक कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट 1998 जो है वो लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है, और अगर वो पास हो गया तो ये 1956 वाला एक्ट बंद हो जाएगा और उसकी जगह द कंपनीज एक्ट 1998 चलने लग जाएगा। तो आप अभी भी किताब खरीद रहे हो, ये खराब हो जाएगी। मैंने बोला तू तो दे दे, फिर नया आएगा तो नया खरीद लेंगे। खरीदा, पढ़ा, पास भी हो गए। 98 में वो एक्ट 99 में भी नहीं पास हुआ, 2000 में भी नहीं हुआ। कहाँ जाके पास हुआ वो? 2013। उसका इंतजार करता तो 15 साल लेट सीए बनता मैं। लॉ बनाना इतना आसान काम नहीं है। लॉ बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है? एक कमेटी सेटअप करती है। वो कमेटी क्या करती है? पुराने लॉ को स्टडी करती है, लोगों को उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उस बात को स्टडी करती है, इंडस्ट्री के लोगों से मिलती है, एक्सपर्ट्स से बात करती है, और ऑन दैट बेसिस कमेटी अपनी एक रिकमेंडेशन देती है कि पुराने कानून में से कौन सी चीजें हटाई जानी चाहिए, कोई कौन सी नई चीजें जोड़ी जानी चाहिए, कौन सी चीजें मॉडिफाई कर दी जानी चाहिए। ऐसी कमेटी सेटअप करते हैं जो स्टडी करती है, और स्टडी करने के बाद में अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देती है। फिर गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेशन मानेगी, कुछ न भी माने, वो गवर्नमेंट है, उनकी इच्छा है। फिर उन रिकमेंडेशन को लेकर के वो लॉ डिपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये वाली रिकमेंडेशंस के हिसाब से जरा एक नया लॉ डिजाइन करो, या इस एक्ट में क्या मॉडिफिकेशन करने हैं वो बताओ। वो जो बनता है उसको कहते हैं बिल। वो भी पहले ड्राफ्ट बिल बनता है, पहले बनता है ड्राफ्ट बिल। फिर जो मिनिस्टर लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको दिखाया जाता है। फिर एक फाइनल बिल बनता है, द कंपनी इज बिल 2013। और फिर उसको रखा जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में जो लोग बैठे हैं उनको डायरेक्टली हम ही ने वोट डाला है, और राज्यसभा वालों को पॉलिटिशियन लोग चुनते हैं कि वहां पे कौन आकर के बैठेगा। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाता है। लोगों को भी समय दिया जाता है एक्सपोजर ड्राफ्ट के नाम पे कि देखो पढ़ो, आपके कोई सजेशंस है तो बताओ। फिर विपक्ष उनमें से किन्हीं चीजों पर, पीछे का गेट बंद कर लेना, डिसएग्री कर सकता है। वो नारेबाजी कर सकते हैं, कुर्सियां तोड़ सकते हैं, कपड़े फाड़ सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं। पक्ष में बैठे हुए लोग इनको क्या बोलते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। ये सब झंगड़ा दंगड़ा फसाद होता है। फिर अल्टीमेटली
बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में वो पास हो जाता है एक्ट, और उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर अपने साइन कर देते हैं। फिर भारत सरकार की एक मैगजीन छपती है, गृह शोभा गृह लक्ष्मी नहीं, वो कहलाती है ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है कि किस दिन से ये एक्ट कितनी टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ये है लॉ मेकिंग की पूरी जर्नी। कंपनीज एक्ट भी इसी तरह से बना है। तो इसका नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये कौन से ईयर में बना? 2013। लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज के साथ बना, बड़ी मुश्किलों परेशानियों के साथ में ये एक्ट बन करके तैयार हुआ। इतनी मुश्किलों के साथ कि सरकार इसको एक साथ लगा भी नहीं पाई। कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of August 2013। ऐसा नहीं हुआ, बिट्स एंड पीसेस में लगाइए। पहले कुछ सेक्शन, मतलब मैंने एक अटेम्प्ट तो ऐसा भी पढ़ाया है जिसमें सिलेबस में 50% कंपनीज एक्ट 1956 पूछा गया और 50% कंपनीज एक्ट 2013 पूछा गया। दोनों एक्ट एक साथ एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि इन्होंने 50-100 सेक्शन नोटिफाई कर दी और बची हुई सेक्शन धीरे 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 करते करते तकरीबन 10 साल होने आ गए अब जाकर के, और ये लगभग पूरा एक्ट जो है नोटिफाई हो पाया। ऐसा रेयरली होता है, एक साथ ही एक्ट लग जाता है या ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार में लग जाता है। बट कंपनीज एक्ट में सारी सेक्शन बनाने के बाद भी उनको एप्लीकेबल करने की डेट बार बार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके बताई गई। बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस में ये एक्ट अप्लाई हुआ। सर, तो क्या अपने देश में एक्चुअली कंपनीज हैं और क्या हमको उनको रेगुलेट करने की जरूरत है? हाँ, हमारे देश में एक्चुअली कंपनीज हैं। मोर देन 16 लाख कंपनीज आर देयर। लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे तो हार्डली लेस देन 10,000 है। 10,000 से भी कम कंपनियां लिस्टेड है। उसमें से भी ढंग की कंपनियां तो मुश्किल से 1,000 है। और ये जो 1,000 ढंग की कंपनियां हैं, इनकी वेल्थ अगर काउंट करने जाओ तो पता नहीं कितनी 250 लाख करोड़ टाइप से इनकी वेल्थ है ना। तो इतना ह्यूज मनी जो है वो किस जगह पर आपको मिलती है? कंपनी में। हमने पहले ही बोला कि अगर लोग हैं तो लड़ेंगे, और एक पुरानी कहावत है कि झगड़े की 3 जड़ है। There are 3 main causes of any conflict, and those are jar, joru and jameen. Jar is like gold, मतलब movable property. जोरू मीन्स फीमेल्स, तो उनकी वजह से भी बहुत सारे झगड़े मेल्स में हो जाते हैं। और फिर देन देर इज जमीन। तो आप देखिए आज कोर्ट में जाकर के पता करें कि कितने सारे कोर्ट केसेस सिविल और क्रिमिनल पेंडिंग हैं, उनमें आधे से ज्यादा आपको लैंड डिस्प्यूट के मिलेंगे, ऑनरशिप डिस्प्यूट के। जहाँ पैसा है वहां झगड़ा है, और कंपनियों में छोटा मोटा पैसा नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल को बहुत संभावना है कि अनंत अंबानी, आकाश अंबानी और ईशा अंबानी आपस में लड़ें, क्योंकि मामला जो है वो 18 लाख करोड़ रुपए का है। कितने? 18 लाख रुपए नहीं, और ना 18 करोड़ रुपए, 18 लाख करोड़। जैसे 1 करोड़ होता है ना, ऐसे 2 करोड़ होते हैं, ऐसे 100 करोड़ होते हैं। मतलब आप सबको, आप मान लो 100 लोग हो और आप सबको 1-1 करोड़ मिल जाए तो कितना हो गया? 100 करोड़। ऐसे 18 लाख लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे दो, उतने की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। झगड़ा तो हो सकता है, मतलब लोग 100 रुपए के लिए चाकू मार देते हैं यार। इन कंपनियों के पास तो इतनी दौलत है, इनको रेगुलेट करने की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए ये पूरा कंपनीज एक्ट बना दिया गया। 470-80 कितनी सेक्शन कल हमने देखी थी, याद आ रहा है कितनी? 470 अराउंड सेक्शंस आर देयर, और ढेर सारी शेड्यूल्स हैं और सर्कुलर्स हैं और नोटिफिकेशंस हैं और केस लॉज हैं और गाइडेंस नोट हैं। इतना मटेरियल है कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। ये जो मेरे पीछे लंबी सी दीवार दिख रही है ना आपको, इस पूरी दीवार में यहां से वहां तक, नीचे से ऊपर तक एक बुक शेल्फ बना दूं और उसके अंदर सिर्फ कंपनी लॉ मीटर की बुक रखूं तो बुक शेल्फ छोटी पड़ जाए।
इतना सारा कुछ कंपनी लॉ के ऊपर देखा लिखा। सर हमको सब पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, तुमको वही मुश्किल से 200 पेज पढ़ने, 150-200 पेज, उसमें ही तुम्हारे प्राण निकल आएंगे बाहर, ये मैं अभी से बता देता हूँ। बट हाँ, ये है कि कंपनीज हैं देश में, ढेर सारी कंपनियां हैं, और कंपनीज के पास जो वेल्थ है, बहुत बड़ा वेल्थ का हिस्सा देश का किसके पास है? कंपनीज के पास है। इसलिए इनको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट की जरूरत है। कल हमने देखा था कंपनीज एक्ट को ढेर सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया था। कितने चैप्टर दिखे थे कल अपने को? 29 चैप्टर्स आर देयर। तो ये देखिए, ये है चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम बातें करेंगे कुछ प्रिलिमिनरी उसमें। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए जो नोट्स बनाए ना, उसमें क्या किया है, इस साइड में एक कॉलम रखा है ऐसा, जिसको मैंने नाम दिया है मेमोरी हुक्स। कैन यू सी दैट? और इस साइड वाले कॉलम में मैंने सिंपल इंग्लिश इनफॉर्मल लैंग्वेज में कुछ बातें लिख दी है, जिससे कि अदरवाइज क्या होता है कि आप जैसे ही कोई एक्ट देखते हो ना, तो लॉ की लैंग्वेज देख के डर लग जाता है कि हाय राम क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप नोट्स देखोगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन चल रही है, तो उसमें क्या लिखा है, सब्सिडरी को छोड़कर, मतलब सब्सिडरी कंपनी जो है वो एसोसिएट कंपनी नहीं है। 20% वोटिंग पावर आ गए तो कोई कंपनी आपकी क्या बन गई, एसोसिएट। ऐसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में जैसे ही आप किसी चीज को पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट किस पर लगेगा, ऑल कंपनीज पर लगेगा, विद सम एक्सेप्शंस। इसको पढ़ लेने से आपका फियर खत्म होता है। आपको मालूम पड़ेगा कि यार इस पैराग्राफ में मैं किस बारे में पढ़ने जा रहा हूं। एंड देन उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे, तो उसमें भी मैंने बड़े सोच समझ करके इन की वर्ड्स को बोल्ड लेटर्स में लिखा है, सो दैट पढ़ते समय पर या रिवीजन करते समय पर आप सिर्फ इन की वर्ड्स को भी अगर पढ़ लेंगे, तो भी आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो बड़े स्ट्रेटेजिकली आपके ये जो नोट्स हैं आपको जो मिलने वाले हैं, ये डिजाइंड है ताकि आपको पढ़ना हो जाए आसान। ओके, सो हियर आई गो। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 का नाम है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सब सेक्शन 1, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। सर ये मे बी का मतलब क्या, मैं इसको राकेश जैन भी कह सकता हूं या कुछ और नाम रख दूं मैं इसका? मे बी का क्या मतलब यार, आपको रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ाए जाएंगे, जिसमें बताएंगे कि कभी कभी मे हो जाता है मस्ट, और मस्ट हो जाता है मे। लिखा कुछ और जाता है मगर समझा कुछ और जाता है। दिस मस्ट बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। अक्सर ही किसी भी एक्ट की सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, और सेक्शन नंबर 2 में होती है डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हो गया एक्ट का नाम। दूसरा, एरिया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाती है तो सिर्फ स्टेट की टेरिटरी पर लगता है। लोकल गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाती है तो सिर्फ लोकल म्यूनिसिपल लिमिट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट है, एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। फिर सवाल ये आता है कि इस एक्ट का हैप्पी बर्थडे कब है, किस दिन से लगना शुरू हुआ? जैसा मैंने आपको बोला, इस बेचारे की कोई एक बर्थ डेट ही नहीं है, किश्तों में पैदा हुआ है ये एक्ट। Provisions of this act shall come into force on such date as the central government may notify in official gazette, and different dates may be notified for different provisions of this act. अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सब सेक्शन, अलग अलग दिन से लगना शुरू हुए हैं, कोई एक सिंगल डेट इसकी नहीं है। उसके बाद में बताया है कि ये एक्ट सब सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमने एक्ट का किया। अब हम शुरू से शुरू करते हैं कि यार सबसे पहले एक्चुअली कंपनीज एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, तो हम इसको थोड़ा क्विकली पढ़ेंगे। कंपनी आखिर होती क्या है? हम कंपनीज एक्ट तो पढ़ रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? तो आपको 11th-12th फाउंडेशन में बताया गया था कि जो कंपनी नाम का इंग्लिश वर्ड है, ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। वन इज कॉम, कॉम मीन्स टुगेदर, वन इज पेनी, पेनी मीन्स ब्रेड। सो
several hundreds of years ago, businessmen in England, while doing their lunch, they used to talk their business also. भाई दुकान पे आ गए, लंच टाइम हुआ है, सारे दुकानदार एक साथ बैठ गए, साथ में खाना खाते जा रहे हैं और साथ साथ में बिजनेस की बातें डिस्कस करते जा रहे हैं. ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज टू टेक देयर ब्रेड टुगेदर एंड डिस्कस बिजनेस while having meal, that was named as company. यहां से कंपनी वर्ड आया. लेकिन आज इस सेंस में हम इसको यूज नहीं करते हैं. आज कंपनी का कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आपको सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस दी है. कौन सी सेक्शन? इस एक्ट में नहीं, सभी एक्ट्स में सेक्शन 2 यूजुअली क्या होती है? डेफिनेशंस. सर ये लोग डेफिनेशन क्यों देते हैं? अरे भाई एक्ट में बहुत सारे वर्ड्स यूज होंगे तो आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए. अब जैसे कंपनी एक वर्ड है तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन गिवन है. क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स द कंपनी. वाओ, अच्छा हुआ इन लोगों ने मुझे बताया. मैं तो समझ रहा था कंपनी मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म. मैं तो समझ रहा था कंपनी मीन्स अ सीलिंग फैन. अच्छा हुआ इन्होंने बताया कंपनी मीन्स अ कंपनी. इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड. अंडर दिस एक्ट मतलब अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. मतलब ये निकला कि रजिस्टर्ड है तो ही कंपनी है और रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी नहीं है. सिर्फ काम नाम में कंपनी वर्ड लगा लेने से कोई कंपनी नहीं बन जाता. जैसे जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है ना, ये सब अपने नाम के एंड में क्या लगाती है? कंपनी. SR बॉटली बाय एंड कंपनी, नाटा महाजन एंड कंपनी, M मेहता एंड कंपनी, गोपाल गुलानी एंड कंपनी. ऐसे करके नाम में एंड कंपनी लगा होता है, मगर ये इनमें से एक भी कंपनी होती नहीं है. ये होती है या तो प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप. नाम में कंपनी लगाने से कोई कंपनी नहीं बनता है. कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होने से क्या बनते हो? कंपनी. सर व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड? इफ द नेम ऑफ योर कंपनी इज रिटर्न in a register, then your company is registered. One who maintains this register is named as registrar. Sir, which type of register this guy is maintaining? He is maintaining register of companies. That's why he is the registrar of companies. Okay, so you need to make a bunch of documents, submit it with the ROC. He will check all these documents. If documents are correct, he will enter the name of your company in his register. The moment he enters the name of your company in his register, your company is registered. And now it's a company. जो रजिस्टर्ड है वही कंपनी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो कंपनी नहीं है. हाँ सर, मैंने सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया है. नहीं 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 भाई, रजिस्ट्रेशन कौन सा एक्ट में होना चाहिए? इस एक्ट में. अब यूं तो आप भी रजिस्टर्ड हो, पता है आप सब रजिस्टर्ड हो. तो हम कब रजिस्टर हुए? ICAI के रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स में आपका नाम लिखा है, तो यू आर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स. नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के रिकॉर्ड पे भी आपका नाम आ जाएगा जैसे आप फीस जमा डिपॉजिट करेंगे. तो अगेन यू आर रजिस्टर्ड विथ अस. पर इसमें एक प्रॉब्लम है. डेफिनेशन में बोल रहे हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. तो भाई साहब क्या 2013 के पहले कंपनीज नहीं होती थी? होती थी. तो 1956 में भी तो कंपनीज होती थी, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 वाज देयर. अच्छा, मतलब देश में कंपनियां बनना शुरू हुई है 1956 से? नहीं 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 नहीं, उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था. 1930 था, 13 वो चेक करेंगे अपन, मिल जाएगा. इंडियन कंपनीज एक्ट, पहले सारे एक्ट के नाम में आगे इंडियन लगा होता था. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट. क्योंकि कंफ्यूजन था ना यार, ब्रिटिशर्स भी इंडिया में थे तो ये उनका वाला है कि अपना वाला है, तो वो इंडियन प्रीफिक्स लगाते थे. उनके जाने के बाद भारत सरकार ने लगभग सभी एक्ट में से आगे से इंडियन प्रीफिक्स हटा दिया. बोले अब तो हम ही हम हैं, और कौन है. इसीलिए द कंपनीज एक्ट
1956 के पहले भी था, उसके पहले 1882 वाला एक्ट था, उसके पहले 1860 वाला एक्ट था, और उसके पहले भी कुछ कंपनीज एक्ट थे अपने देश में। कंपनीज एक्ट कोई नई चीज नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वही तो आए थे मसालों का बिजनेस करने, ऐसा मसाला भरा अपने अंदर, पूरा देश लूट करके चले गए बदमाश लोग। तो वहां से चल रहा है अपने देश में कंपनीज का कल्चर, बहुत पुराना है। अगर ये लाइन नहीं लिखते ना, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो सब खत्म हो जाता। मान लो एक कंपनी सन 2010 में बनी होती, कौन सा एक्ट में रजिस्टर हुई होती? वो कंपनीज एक्ट 1956। इट्स नॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, so it is not a company, so the companies act all 470 sections are not applicable to it। बस मजे फिर तो। इसलिए यहां क्या बोल दिया, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। आप जरा इस डेफिनेशन को नोट करिए, बाकी तो कुछ नहीं, पर इतना जरूर लिख लीजिए। इसके पहले था द कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले था द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी ऑर्डिनेंस 1942, उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, और उसके पहले भी कुछ एक्ट थे। इतना पुराना इतिहास है कंपनीज एक्ट का इंडिया में। यश इज सेइंग योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, और भी बच्चों को दिक्कत आ रही है क्या? वॉइस का कोई इश्यू है क्या? ऑल क्लियर? यश आप री लॉग इन करके देख लीजिए। काम करते हैं ना, अपन एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं प्रीवियस कंपनीज लॉ की। जस्ट अ मिनट। प्रीवियस कंपनी लॉज में सबसे पहले तो हम लिखते हैं, रिवर्स गियर में हम चलते हैं, राइट? लेट मी जस्ट पुट लिस्ट। हम चलते हैं द कंपनीज एक्ट 1956, the registration of transferred, sorry, companies ordinance 1942। आपको ये सब रटना नहीं है, आप पर आपके जीके के लिए ठीक है ये। द इंडियन
कंपनीज एक्ट 1913, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, और लॉ मेकर ने आगे की लिस्ट देने की जगह ये भी कह दिया acts relating to companies in force before the Indian Companies Act 1866. उबैद मोहम्मद इज सेइंग वीडियो क्वालिटी इज लो, सब ब्लर दिख रहा है। एक ही सॉल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का, लॉग आउट करो और लॉग इन कर लो वापस। भारत कानूनों का देश है, इतने समय से यहां कंपनीज एक्ट चला आ रहा है। ओके तो सो फार हमको क्या समझ में आ गया? कोई आपसे पूछ ले यार भाई, आपका छोटा भाई पूछ ले आपसे, छोटा कजिन पूछ ले कि अरे भैया दीदी ये क्या कंपनी कंपनी क्या आता रहता है, व्हाट इज कंपनी एग्जैक्टली? फिर आप बोलो सुन छोटे, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एड। वो बोले मेरे को मालूम था तेरे को कुछ नहीं आता है, नीरा निखट्टू है तू। यार आम आदमी को ऐसे कैसे समझाओगे कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट? अजीबोगरीब डेफिनेशन है। वी नीड ए बेटर डेफिनेशन कि एक लेमैन को भी हम समझा सकें कि कंपनी क्या है। एक आम आदमी को कैसे समझाओगे? कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हालांकि इस बात का एक एक्सेप्शन भी है कि ओपीसी भी होती है, पर मैं कहूंगा एक्सेप्शन क्यों है, वो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वन पर्सन। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, यू नीड पीपल टू मेक अ कंपनी, जॉइन टुगेदर फॉर एनी कॉमन पर्पस। तो सर तो फिर हम सब भी तो कंपनी हो गए, वी आर ए ग्रुप ऑफ पीपल, वी जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस दैट इज स्टडिंग सीए इंटरमीडिएट। नहीं, आगे भी है, नॉर्मली फॉर डूइंग बिजनेस। नॉर्मली ये कॉमन पर्पस क्या होता है? लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है? अरे कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आप देखते हो भीड़ लग जाती है सड़क पे, तो ये तो कंपनी हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस टू एंजॉय द एक्सीडेंट सीन। अभी हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत सारे लोग मर गए। ज्यादा लोग पता है क्यों मरे हैं उसमें? क्योंकि जब पहला धमाका हुआ उसके बाद कई लोग माहौल देखने के लिए वहां गए और वीडियो बनाने के लिए, और 10 मिनट बाद फिर एक दूसरा धमाका हो गया और उसमें फिर कुछ लोग जो वहां सिर्फ ये देखने गए थे कि हो क्या रहा है वो नहीं पड़ गए। तो अब अपने यहाँ तो लोग कहीं पे भी इकट्ठे हो जाते हैं, जो कहीं इकट्ठा हो जाए बोले क्यों इकट्ठे हुए, और बोले भैया बम फूट रहे हैं यार, कॉमन पर्पस से अपना नहीं। नॉर्मली ये कॉमन पर्पस क्या होता है? डूइंग बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट। धंधा करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट कमा करके आपस में बांट लेंगे। तुम कहोगे कि क्यों बे, तू हमको बेवकूफ बना रहा है, ये तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन चिपका दी तूने हमको। A partnership is a group of people joined together for any common purpose, normally for doing business and sharing profit। और नाम लगा रहा है कंपनी का, चालाक। नहीं, कंपनी पार्टनरशिप में यहां तक तो सिमिलरिटी है, बट following are the characteristics of a company which distinguishes it from any other form of business organization। कोई आम आदमी आपसे पूछ लेना कंपनी क्या है, तो आप उसको बोलो कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बोलो क्या है? धंधा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है। अरे जैसे खाना खाने के लिए प्लेट लगती है ना,
आप सपोज मेस में जाओ और पूछो क्या बना है, तो आपको बताएं कि दाल बनी है, सब्जी बनी है, चावल है, रोटी है, सलाद है, पापड़ है, मिठाई है, व्हाटएवर, ठीक है। फिर आप बोलो दे दो, बोले ला हाथ आगे कर, फिर वो डाल रहा गरम गरम दाल आपके हाथ में ही। व्हाट डू यू नीड इज ए प्लेट विथ सम कटोरीज, या फिर वो दैट प्लेट जिसके अंदर की गड्ढे होते हैं। आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको। तो उसके अंदर आप सब ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब सपोज आप नीचे मेस में खाना खाने गए और उन्होंने आपको एक तपेली दे दी। तपेली समझते होंगे ना आप बोलो क्या है, बोले खाना खाने के लिए। फिर उसी में दाल, उसी में चावल, उसी में रोटी, उसी में गुलाब जामुन। बोलो करना क्या, बोले हिला खा ले। बोले मूर्ख क्या कर रहा है ये, अरे बोले अंदर जाके भी तो सब ऐसा ही होना है। You need a proper plate to organize it. Exactly same way you need a proper organization to run a business. मेरे को लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, एंटरप्रेन्योर, लेबर, कैपिटल सब चाहिए ना। इसको सबको सजा के रखूंगा किधर में, वो प्लेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। छोटी वाली प्लेट ले लिया आपने जिसमें सिर्फ एक कटोरी और एक प्लेट है, तो वो प्रोप्राइटरशिप है। दो तीन कटोरियां हैं तो पार्टनरशिप है। 10-20 कटोरियां हैं और तरह तरह के उसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, तो वो क्या है, कंपनी है। व्हाट इज कंपनी? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड सोचो ना, ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइज करके रख दे चीजों को, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। So, sir, is it a business organization? Can't I do charity in a company? No, no, it's just an organization mostly used for the purpose of doing business, but sometimes it may be used for doing any other activity also. Sports के लिए कंपनी बना लो, entertainment के लिए बना लो, भजन कीर्तन के लिए बना लो, charity के लिए बना लो, चाहे जिस चीज के लिए बना लो। What is company? Organization. Mostly a बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। छोटे मोटे बिजनेस के लिए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, सोसाइटी चलती है, पर बड़े बिजनेस के लिए बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी। सर ये कंपनी में ऐसी क्या खास बात है कि हिंदुस्तान की छोड़ो, दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्थ नेचुरल पर्सन के पास नहीं है। दुनिया भर की सबसे ज्यादा वेल्थ किसके पास है, कंपनीज के पास है। कोई पूछे मुकेश अंबानी 10 लाख करोड़ के मालिक, तो उनके पास क्या 10 लाख करोड़ के ऐसे प्याज जमी है आरबीआई नोट की, 500 के नोट की, कि सोने के वो ईंटें रखी हुई है उनके घर के अंदर? नहीं, उनके पास डीमैट अकाउंट में आरआईएल के शेयर है बस। उनके पास आरआईएल है, आरआईएल के पास प्रॉपर्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसके पास है, कंपनीज के पास ही है। ऐसी क्या खास बात है कंपनी में कि सब लोग कंपनी बनाना ही पसंद करते हैं? बड़े बड़े बिजनेस छोड़ो, छोटे छोटे से बिजनेस भी आजकल क्या करते हैं, कंपनी बना लेते। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे घर पे कोई जयपुर की गजक गिफ्ट कर गया। एक गुड़ की मिठाई होती, गजक कहते हैं उसको। तो मैं पढ़ रहा था उस पे नाम, तो उस पे अभी तो नाम एकदम में भूल गया, उसमें XYZ गजक वाला प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा भाई साहब, ये मिठाई की दुकान भी किसमें चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड गजक, वो भी स्पेसिफिकली एक ही प्रोडक्ट गजक, और नाम ही उसका गजक वाला प्राइवेट लिमिटेड है। छोटे छोटे से बिजनेस आजकल कंपनी बना रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस तो छोड़ो। सर कुछ तो बात होगी इस कंपनी में ऐसी कि लोग आजकल कंपनी बनाना ही पसंद करते हैं। क्या बात है, वो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था। पहली बात तो ये रजिस्टर्ड है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप एक्ट 1930 में करवाना कंपलसरी है क्या? ऐसा कोई एक्ट होता ही नहीं है। प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, करवाना चाहो तो भी नहीं होता है। पार्टनरशिप का ऑप्शनल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। उसमें तो शेयर खरीद के आप मेंबर भी नहीं बन सकते, उस परिवार में पैदा होना पड़ता है। सर मेरे को मुकेश अंबानी जी के एचयूएफ का मेंबर बनना है। तू गलत घर में पैदा हो चुका है, अब तो उनकी एचयूएफ का मेंबर नहीं बन सकता। नाउ द ओनली वे इज टू गेट मैरिड ओवर देयर। शादी होकर के भी वहां पे मेंबर बना जा सकता है। तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब,
HUF का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, पार्टनरशिप का ऑप्शनल होता है, मगर कंपनी तो पैदा ही किससे होती है? रजिस्ट्रेशन से। कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड। ये बात कंपनी को बाकी लोगों से अलग करती है। आर्टिफिशियल पर्सन, क्या आप पर्सन हो? आपसे पूछ रहा हूं। नेचुरल क्या आर्टिफिशियल? कुछ लोग आर्टिफिशियल कह रहे हैं। कौन है ये रोबोट कौन आ गया क्लास में? सुनो, आप पर्सन हो क्योंकि यू हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हो गए 18 साल के? कई बच्चे तो हो गए। कितने लोग हो गए 18 साल पूरे? अरे वाह। कुछ लोग नहीं हुए। अरे वाह पे नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए क्लास के अंदर। आर्टिफिशियल, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो। यू कैन बाय प्रॉपर्टी, होल्ड प्रॉपर्टी, सेल प्रॉपर्टी। सामने वाला व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को न माने तो आप उस पर सू कर सकते हो। SUE उसको कहते हैं, सू। ठीक है ना? स्यू, सूट फाइल कर सकते हो। यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन सू अदर्स, others can sue you. You can buy property, you can hold property, you can sell property, you can do business। ये सब बातें कंपनी भी कर सकती है। और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, भैया 1 प्लेट पोहे देना, ये 10 रुपए लिए, पोहे खरीद लिया आपने, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी जाएगी, भैया जरा ये पोहा फैक्ट्री देना, 20 करोड़ रुपए लेके वो खरीद लेगी। तो वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करती है। तुम्हारी प्रॉपर्टी छोटी मोटी है, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती है। जो तुम कर सकते हो वो सब वो भी कर सकते हैं। तो तुम पर्सन हो, हेंस प्रूव्ड कि वो भी पर्सन है। जो तुम कर सकते हो वो कर सकते हैं। तुम पर्सन हो तो वो भी पर्सन है। सर मैं ना शादी कर सकता हूँ, लड़के नहीं कर सकते। क्यों सर? अभी 21 के नहीं हुए ना? पता है कि नहीं शादी की लड़कों की कितनी है? 21 साल। लड़कियों की अब हो गई है। हाँ, मैं मतलब ठीक है, लड़कियां भी नहीं कर सकती है। हाँ दैट्स राइट। लड़के कितने खुश हो रहे हैं, इनकी भी होगी, ये भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सर मैं शादी कर सकता हूँ, कंपनी कांट डू इट। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ जो कंपनी नहीं कर सकती। आई कैन टेक एन ओथ, यू कैन बी पुट टू इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल भेजा जा सकता है। आप आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी को वोट कर सकते हैं। तो सर अरे किसी को भी करो, मतलब आई जस्ट वांटेड टू से कि आप वोट कर सकते हैं। कंपनी ये सब काम नहीं कर सकती। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस, यू कैन डू एनीथिंग। हाँ वो बर्थ नेचुरल, डेथ नेचुरल, फिजिकल एग्जिस्टेंस वो तो सब है ही, बट एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। आज आपका मन पड़े कि यार सीए में मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो। 11th 12th में तो मेरा PCM था ही, अब मैं इंजीनियरिंग करूंगा, करो। वो भी छोड़ दिया, अब मैं बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर बनूंगा, करो। नहीं मैं मिलिट्री में जाऊंगा, जाओ। मैं बिजनेस करूंगा, करो। मैं बेरोजगार बन के घूमूंगा सड़क पे, जाओ। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू। आप पैदा हुए ना तो ठप्पा लगा हुआ नहीं आया इधर। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर ने ढल्ला, कोई ठप्पा लगा हुआ नहीं आया। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बट कंपनी के साथ ऐसा नहीं होती। कंपनी पैदा होती है ठप्पे के साथ। सीमेंट कंपनी, फर्नीचर कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, वही कर सकती है। बाकी करे तो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, पता है ना? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो बोलता है पता है ऐसा क्यों करा कंपनी के साथ इतना अन्याय, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है ना, उसका खुद का दिमाग नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ठप्पा मार के फिक्स कर देना जरूरी है। आप नेचुरल हो, आप में विजडम है, ऐसा माना जाता है कि आप आप समझदार हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए आपको खुली छूट दे दी कि आपका जो मन पड़े वो आप करो। ओके, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो बताता है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी को एक बात बताओ कि आपका कोई दोस्त है, आप में से कितने लोगों का दोस्त है कोई ना कोई, जरा हाथ उठाएंगे आप।
हाउ मेनी ऑफ यू हैव फ्रेंड, एटलीस्ट वन फ्रेंड? मतलब ये कोई पूछने की बात है? दोस्तों सबका होता है। नहीं, पक्का दोस्त कितने बच्चों का कोई एक पक्का दोस्त है? फास्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार, व्हाटएवर यू कॉल इट, ओ सबका ही है। चलो, तो आज आपकी दोस्ती की टेस्ट हो जाए, ठीक है? समझो 10 years डाउन द लाइन, आज से 10 साल के बाद आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर आप बन गए इंडस्ट्रियलिस्ट, फिर आपके पास 200 करोड़ रुपए की वेल्थ हो गई। हम्म, अरे सर आपके मुंह में घी शक्कर, मैं दोनों ही नहीं खाता हूं। चलो पानी पूरी, हाँ हाँ ये ठीक है, दिस वॉज गुड। तो अब दोस्त भी बड़ा आदमी बन गया, उसने भी बैंक से 250 करोड़ रुपए का लोन लिया और बिजनेस फेल हो गया, और वो दोस्त इंसॉल्वेंट हो गया, और 250 करोड़ बैंक के बाकी हैं, और आपके पास 200 करोड़ हैं, तो लीगली आपको चुकाना पड़ेगा। भाई दोस्त है, आपने बोला अभी अभी दोस्त है, पक्का है, फास्ट फ्रेंड है, लंगोटिया यार है, दोगे ना? दोगे कि नहीं दोगे? सर मैं नहीं जानता इस आदमी को, ये कौन है? नहीं, देखा हुआ सा तो लग रहा है, बट ठीक से याद नहीं आ रहा है। नहीं, आर यू बाउंड? आर यू लीगली बाउंड? मॉरली छोड़ो, आर यू लीगली बाउंड? अरे यार आप तो कस्में खाते थे कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, है ना, ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, ऐसे अलग अलग तरह की कस्में खाई आपने तो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे टाइप से। पर आप बाउंड नहीं हो लीगली, पता है क्यों? बिकॉज यू टू हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। योर assets are not his assets and his liabilities are not your liabilities. उसकी एसेट उसकी है, उसकी लाइबिलिटी उसकी है, मेरी एसेट मेरी है, मेरी लाइबिलिटी मेरी है। ना मेरी एसेट उसको मिल सकती है, ना मेरी लाइबिलिटी उसको चुकानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अलग हैं। और सगा भाई होता दोस्त की जगह तो पापा से जायदाद में दोनों को कुछ नहीं मिला है, दोनों ने अपना अपना कमाया है, और दोनों सगे भाई हैं, सिबलिंग्स। अब तो चुकाना पड़ेगा ना लीगली? चलो बोलो, कम ऑन, टेल मी। अरे सगा भाई भी नहीं चुकाना पड़ता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों की दौलत अलग है। बाप बेटे को नहीं चुकाना पड़ेगा। कल को आप लोन ले लो जमाने भर का और नहीं चुका पाओ, तो पापा उठा के न्यूज़पेपर में ऐड डाल देंगे, इस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है। और मैंने देखे पेपर में ऐड कि अगर ये कोई लोन ले तो इसका हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। बेटा नालायक निकल गया, जमाने भर में पापा का नाम लगा लगा के लोन लेके भाग जाता है, लोग पापा से बोलते हैं पैसे चुकाओ। ओ कौन सी पिक्चर थी, चुप चुप के, हाँ है ना, बेटे ने लोन ले लिया, लोग मतलब देखो यहाँ याददाश्त बहुत तेज है, जब इनसे सेक्शन नंबर पूछ लो कोई वो याद नहीं आएगा। वो पिताजी से लोग मांग रहे हैं कि तुम चुकाओ, ठीक है। तो वो भी लीगली बाउंड नहीं है, लोग सोशली और मॉरली प्रेशराइज करते हैं, वो अलग बात है, बट लीगली नोबडी इज बाउंड बिकॉज दे हैव गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। डिट्टो सेम बात कंपनी के साथ भी। मैं कंपनी का मालिक हूँ, कंपनी एसेट्स के मालिक है, डजंट मीन मैं एसेट का मालिक हूँ। अरे ऐसे तो कल को मैं ताज होटल, इंडियन होटल्स का एक शेयर खरीद लूँ और जा करके और ताज होटल का बोलूँ स्वीट रूम खोलो, हम मालिक हैं यहाँ के। अरे भाई मैं शेयर का मालिक हूँ, और कंपनी, मैं कंपनी का मालिक हूँ, कंपनी एसेट के मालिक है, पर मैं एसेट का मालिक नहीं हूँ। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनर मर जाए तो फर्म स्वाहा, प्रोप्राइटर मर जाए तो कुछ बचा ही नहीं, खत्म खेल। पर कंपनी का शेयर होल्डर मर जाए तो कंपनी तब भी चलती है, क्योंकि जो मरा उसकी जगह उसका सक्सेसर, या कह दो एयर, HEIR, जिसमें ना तो H पढ़ा जाता है ना R पढ़ा जाता है। ये अंग्रेज लोगों ने राम जाने कैसी स्पेलिंग बनाई है, आधे शब्द तो बोलते ही नहीं है। HEIR, इसमें से पढ़ा जाता है सिर्फ E और I, इसको बोलते हैं एयर। ए ईडी का और फिर अनार का, एयर। हायर बोलने की इच्छा होती है मेरी खुद की भी, वो बोलते तो गलत भी क्या है, हमारी इच्छा, तुमने हमारी इतने साल 12 बजाई, अब हम भी तो बजाएंगे अंग्रेजों में। तो भाई या तो ये बंदा मर गया ना तो सीट खाली थोड़ी होगी, सक्सेसर आ जाएगा, एयर विल बी देयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर, नॉमिनी विल बी देयर। और हो सकता है जो मरा है इसके 2 बच्चे हों, तो एक गया 2 आ गए,
दिस में हैपन, दोनों को आधे आधे शेयर दे दिए तो और शेयर होल्डर उल्टे कम होने की जगह बढ़ जाएं। शेयर होल्डर के मरने पर कंपनी बंद नहीं होती। एक कंपनी लॉ ऑथर ने तो, बहुत फेमस ऑथर थे, उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल भी दे दिया कि एक कंपनी के 10 शेयर होल्डर थे, 10 के 10 एक कंपनी में मीटिंग कर रहे थे, उस पे एटम बॉम्ब भी नहीं हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा दिया, 10 मर गए, नहीं तो नाबूद हो गए, कंपनी स्टिल अलाइव। इनके सक्सेसर सब क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर। एक भाई साहब ने बोला कंपनी इज लाइक ए रिवर वेयर द वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग बट द रिवर रिमेन्स द सेम। शेयर होल्डर्स कीप्स ऑन चेंजिंग बट द कंपनी रिमेन्स द सेम। अरे यार, शेयर होल्डर के मरने पे वाइंडिंग अप तो छोड़ो, एक दिन का शोक भी नहीं रख सकते आप कि यार एक दिन की छुट्टी क्योंकि शेयर होल्डर मर गया। यार शेयर होल्डर मर गया यार, एक दिन की छुट्टी तो बनती है यार। 40 लाख शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। इसमें से आई एम श्योर 100 लोग रोज मरते होंगे। नहीं सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इंदौर की पॉपुलेशन लगभग 40 लाख। आप इंदौर के सारे शमशान घाट कब्रिस्तान पे जाकर के पता कर लो, कम से कम 20-25 ऐसी जगह हैं और 3-4 लोग रोज वहां पहुंचते हैं। 100 लोग इंदौर में मिनिमम रोज मर रहे हैं। तो कंपनी में भी, अब इंदौर में तो बच्चे बड़े सब हैं, कंपनी में तो सिर्फ बड़े ही बड़े हैं, तो मरने के चांस और भी ज्यादा हैं। आई एम श्योर रिलायंस के 100 शेयर होल्डर रोज मर जाते होंगे। अगर वो एक दिन की छुट्टी भी रखे ना, तो 365 दिन की छुट्टी हो जाए, कंपनी कभी चले ही ना। कंपनी शेयर होल्डर मर गया, बोले ओ चलो हट, मर गया, हटा वाला, अगला आएगा इसकी जगह पर। परपेचुअल सक्सेशन। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है ना, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, किसी एक सिंगल पर्सन के ऊपर बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स। नशिब डूब जाए तो आप भी डूबोगे साथ। पार्टनरशिप का डूबना ऐसा है कि 3 दोस्त पिकनिक करने गए थे, हाथ पकड़ के गहरे पानी में उतर रहे थे, पहला वाला डूबने लगा, उसने दूसरे को भी खींच लिया, दूसरे ने अपनी जान बचाने के लिए तीसरे को भी खींच लिया। पढ़ते हो न्यूज़पेपर में कभी कि एक डूब रहा था, उसको बचाने गए तो 3 और डूब गए, सब मर जाते हैं एक साथ। ये प्रॉब्लम है पार्टनरशिप की यार, बहुत खतरा है यार। उधर कुछ भी हो तो मेरे घर तक पहुंच जाता है, धंधे में दुकान में कुछ भी हो तो घर आ जाता है मामला। यार ये क्या है यार, बात बात पे इंसॉल्वेंट कर देते हैं मुझे। उनके 50 करोड़ बाकी, तू दे, में सब मेरे पास तो 50 करोड़ है ही नहीं है, तो तेरे सब दे, तेरे को भिखारी बना देंगे हम। बहुत खतरा है यार। सोचो कंपनियों में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो इतने हजारों लोग शेयर होल्डर बनते ही नहीं, कि करे कोई भरे कोई, पता नहीं कब कंपनी डूब जाए, सब पैसे मुझे देने पड़ जाए। कंपनी में अच्छी बात क्या है, अगर आपका शेयर फुल्ली पेड है ना, कंपनी डूबती है डूब जाए। अब सीन चेंज हो गया, अगर एक कंपनी है और एक बंदा डूब रहा है और आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, डूब कौन रहा है? कंपनी। कंपनी नाम की बोट डूब रही है, उसमें बैठे हुए कौन है? मनी लेंडर और क्रेडिटर्स, और वो चिल्ला रहे अरे बचाओ बचाओ, हमारे पैसे दे दो, बचाओ। और आप और शेयर होल्डर जो किनारे पे खड़े हो, और आपका, क्योंकि आपका शेयर कैसा है? फुल्ली पेड। आप आराम से वीडियो बनाओ, अरे वाह, अरे अरे अरे, बेचारा तड़प तड़प के मर रहा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। सर तो गलत बात है ये तो। फिर बेचारे वो लोग, वो क्रेडिटर्स, वो मनी लेंडर्स, वो डिबेंचर होल्डर्स, वो सब का पैसा डुबा दिया हमने, बैंक। अब फिर उनके साथ धोखाधड़ी नहीं है, उनको पहले ही बता दिया था कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है। सब कब कब बताया? कब बताया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मधुजस प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। अरे सरकार ने नाम में लिमिटेड डाल दिया है कि सावधान, जिधर आप डील करने जा रहे हो, कल को अगर ये कंपनी डूब गई तो इसके शेयर होल्डर्स हाथ झाड़ के दूर हट जाएंगे कि हम नहीं जानते कौन है। वो जो आप बोल रहे हो ना कि वो अग्रवाल साहब हैं, बहुत अमीर हैं, उनकी कंपनी है, अग्रवाल साहब अलग हैं, कंपनी अलग है। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी, अग्रवाल साहब की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। मतलब कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, व्हाटएवर, कोई भी एक काल्पनिक नाम ले लेते हैं,
उत्तम whatever, पर असली नाम निकल आया तो छोड़ो, XYZ, ठीक है, मिस्टर XYZ चोरी करते हुए पकड़े गए। सरकार ने उनको एक तो जेल भेजा और बोला आज से तुम्हारा नाम होगा XYZ चोर, सबको बताओ, नाम में ही पता चल जाए कि तुम चोर हो। कंपनी के नाम में ही क्या लिख दिया, लिमिटेड, समझे आप, लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत ही शानदार फीचर है, इसके चलते हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं कंपनी से। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, भाई साहब कुछ चीजें तो ट्रांसफर ही नहीं होती इस दुनिया में। मेरे पास ICI की मेंबरशिप है, मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सर्टिफिकेट है, मैं चाहूं वो भी नहीं बेच सकता, बेचने देना तो मैं तो बेच दूं। तो कैसी बात कर रहे हो आप, हाँ बेच दो फिर कर लो। अरे कोई खरीदार आ जाए 20 करोड़ रुपए में तो मैं अभी बेच दूं, 4 साल में फिर कर लूं, फिर बेच दूं। यही काम है मेरा। बोले आपका बिजनेस क्या है, बोले हम CA करके CA बेचते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर भाई साहब, पर अब डिग्री तो ट्रांसफरेबल ही नहीं है, कुछ चीजें तो ट्रांसफरेबल ही नहीं है, कुछ बड़ी मुश्किल से, जैसे बिल्डिंग है मैं बेचना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं मालिक नहीं हूं, पर मान लो अगर होता तो मैं इसको बेचना चाहता तो आई कांट सिंपली गिव यू कीज, आई हैव टू मेक रजिस्ट्री, है ना, रजिस्ट्री बनने करनी पड़ेगी ना आपके नाम पे, बहुत मुश्किल से बिकता है फिर वो, ठीक है। लेकिन शेयर्स कैसे हैं, ट्रांसफरेबल, वो भी इजीली, डीमैट वीमैट में तो बटन दबाओ और शेयर ट्रांसफर। सर व्हाट इज द प्रोसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, टच टच स्वाइप, टच टच टच, गॉन। एग्जाम में आ जाए लिखने को हाउ टू ट्रांसफर शेयर, लिख देना जरा जरा टच में टच में टच में, और जरा जरा स्वाइप में स्वाइप में स्वाइप में, हो गया ट्रांसफर। आजकल तो ऐसे ही होता है, हालांकि वो सेक्शन 56 पढ़ेंगे हम बाद में, जिसमें फॉर्मल प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर, ये अच्छी बात है ना यार। हर उस जगह पे हम जाना पसंद करेंगे जहां हम जब चाहें निकल के बाहर आ सके। सोचो इस क्लासरूम का रूल ये होता कि आप आज आ गए हो ना, अब जब तक इंटर पास नहीं हो जाते इस बिल्डिंग से बाहर जाना अलाउड नहीं है। पास वाले कमरे में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, बिल्डिंग से बाहर गए गनमैन गोली मार दे, अंदर आ गए हो, बाहर अब CA बन के ही जाओगे, और सो नहीं बन पाया तो आई डोंट केयर, फिर यहीं रहो। वुड यू लाइक टू कम इन देन, एकदम चले आओगे कि सोच समझ के घुसोगे फिर, अरे ये तो जेल है, इधर तो अपनी मर्जी से वापस आ ही नहीं सकते। और जहां आपको आने की पूरी छूट है कि जब चाहिए जाओ और जब चाहिए आओ, एग्जिट जहां इजी होता है ना वहां लोग एंट्री करना प्रेफर करते हैं, और कंपनीज में एग्जिट इजी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कंपनी को, हाँ स्क्विड गेम हो जाए फिर तो यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपको, चलिए तो इसको कल लिख लेंगे, वैसे भी आपको आता भी है, ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।